हाँ, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 3 में डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो वाला टॉपिक देखा था, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये बोला है। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक्चुअली में एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो हम बात कर चुके हैं। कंपनी जब आप रजिस्टर करवा रहे हो तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सबमिट करना, प्रिपेयर करना नेसेसरी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो पॉइंट भी हमने देखा। अब इसका इफेक्ट मेंबर्स के ऊपर क्या होता है, कंपनी के ऊपर क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने रिलेशन बताया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी and its members to the same extent as if they have been signed by the company and by each member to observe and be bound by all the provisions of memorandum and articles। मतलब कहीं ना कहीं वो बाइंडिंग इफेक्ट जो है वो सबके ऊपर आता ही है, जो भी पॉइंट्स उसमें मेंशन किए। आगे ऑल्सो ऑल मनी पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। वो बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई वो डेट क्रिएट हो जाएगा कि भाई आपको पे करना ही पड़ेगा। अब जो बाइंडिंग इफेक्ट है उसमें बोला मेंबर्स एंड कंपनी, कंपनी टू द मेंबर्स, मेंबर्स इंटरनली एंड कंपनी टू आउटसाइडर्स। ये सारे कॉम्बिनेशंस बताए कि किसके ऊपर किसका बाइंडिंग इफेक्ट है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो, वही पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। वो फैन एक बार पीछे बंद कर दो, एक्चुअली माइक नहीं ना मेरे पास, तो जोर से बोलना पड़ा। गर्मी लग रही तो यहाँ बैठ सकते हो, एसी के सामने आ जाओ, ठीक है। हाँ, मेंबर्स बाउंड टू कंपनी बोला है फर्स्ट पॉइंट में। The memorandum and articles constitute a contract binding on the members of the company। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे members के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट आ रहा है, जो रूल्स है उसके साथ वो कनेक्टेड है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। The members are bound to the company, each member must therefore observe the provisions of memorandum and articles। बाइंडिंग इफेक्ट यहाँ पे ये हो गया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो भी लिखा है, अगर आप उस कंपनी के मेंबर बन रहे हो तो वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों डॉक्यूमेंट में जो भी लिखे हैं वो हर एक मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं सारे मेंबर्स कंपनी के साथ बाइंडेड है बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इसका कंक्लूजन हो गया। द शेयर होल्डर्स कैन नॉट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट which was contrary to or inconsistent with the articles of association of the company। ये implied हो गया, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते जो कंपनी के आर्टिकल्स के अगेंस्ट जा रहा हो, वो चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो implied है। नेक्स्ट, कंपनी बाउंड टू द मेंबर्स। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बोला था वहां पे बोला था क्या मेंबर्स बाइंडेड है टुवर्ड्स द कंपनी। सेकंड पॉइंट में रिवर्स बोला हुआ है क्या कंपनी बाइंडेड है टुवर्ड्स द मेंबर्स। तो उस पे ऊपर भी क्लैरिटी देख लेते हैं। सिंस द आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग द कंपनी टू इट्स मेंबर्स इन देयर कैपेसिटी एज मेंबर्स, अ मेंबर कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर इन्फ्रिंजमेंट बाय इट ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। कहीं ना कहीं मेंबर्स भी कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि भाई आपने जो भी मेमोरेंडम में लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है, आपने खुद वो रूल्स फॉलो नहीं किया, आपने उसको इन्फ्रिंज किया, ऐसा चार्ज मेंबर कंपनी पे लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ है। एन इंडिविजुअल मेंबर कैन sue द कंपनी फॉर एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग इट फ्रॉम इम्प्रॉपर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है लेकिन ठीक से डिविडेंड पे नहीं किया, कुछ उसमें इनकरेक्ट मेथड यूज कर लिया, आपको डिविडेंड मिला नहीं मिला, ऐसा कुछ इशू हो गया, आप ये मैटर को लेके एनसीएलटी में या कोर्ट में जा सकते हो। इन शॉर्ट हमने जो देखा था, मेंबर के जो राइट्स है वो अगर उसको ना मिले तो वो कंपनी के ऊपर भी चार्ज लगा सकता है। तो अगर मेंबर बाइंडेड है बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी बाइंडेड है टुवर्ड्स द मेंबर्स कि उनके राइट्स तो उनको देने पड़ेंगे, और एज अ मैनेजमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। क्लियर। फर्दर, द कंपनी इज बाउंड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑर्डिनरी राइट्स। देखो वही पॉइंट आ गया, राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट और टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एटसेट्रा। इसमें राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू वोट एट द मीटिंग, वो सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स एज अ मेंबर हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, वही पॉइंट्स है। इसके बाद नॉर्मली एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ आर्टिकल्स अगेंस्ट द कंपनी कैन बी ब्रॉट ओनली बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, इंडिविजुअल और माइनॉरिटी मेंबर्स कैन नॉट ब्रिंग सच अ सूट एक्सेप्ट व्हेन इट इज इंटेंडेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पर्सनल राइट। अगेन वही बात बोल रहे हैं कि कुछ राइट्स हमने देखे थे इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी अगर आप क्लेम करने जाते हो तो लीगल एक्शन आप ले सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स में हमने देखा था कलेक्टिव राइट्स होते हैं। एक अकेला मेंबर जाके फाइट करेगा तो शायद बात नहीं सुनी जाएगी, कलेक्टिवली आपको कुछ मेंबर्स को एक साथ जाना पड़ेगा तभी आपकी बात सुनी जाएगी। तो दोनों टाइप के राइट्स जैसे अवेलेबल है वैसे आप यूज करो, लेकिन कंपनी के ऊपर इसका बाइंडिंग इफेक्ट आएगा वो श्योर। तो ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, मेंबर बाउंड टू मेंबर। देखो मेंबर बाउंड टू मेंबर वाले में ऐसा है कि डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं होती। अगर हम सब एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो क्या आपका और मेरा आमने सामने कोई लीगल अग्रीमेंट है, 1 to 1 कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हमने? नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम एक एसोसिएशन के या एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की तरफ इनडायरेक्टली लायबल है। अब एक ग्रुप में होने का मतलब है कि एक कंपनी के मेंबर्स हैं,
एक मेंबर की वजह से दूसरे मेंबर को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली उस पर केस फाइल नहीं करेगा। फिर क्या होगा, कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि भाई एक मेंबर की एक्टिविटी से मुझे परेशानी हो रही है, तो आप इनको बोलो कि इस तरीके से एक्ट ना करें। वो डायरेक्ट बोले आपके ऊपर मैं केस फाइल कर दूंगा या आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वैसी बात है नहीं। तो दो मेंबर्स के बीच में डायरेक्ट बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, बिकॉज पर्सनल 1-to-1 कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारे बीच में इतनी ही बात कॉमन है कि हम किसी एक एंटिटी के मेंबर हैं, तो एंटिटी के रूल्स जो आपके लिए है वही मेरे लिए। अगर मैं रूल्स को ब्रीच कर रहा हूं और उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैनेजमेंट को कंप्लेंट कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो। इनडायरेक्टली हम बाइंडेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। चलो आगे देखें। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, ये बड़ा कॉमन सेंस वाला इंप्लाइड सा पॉइंट हो गया। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर के साथ कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं है जब तक उनके साथ कोई अग्रीमेंट ना हुआ। अगर आउटसाइडर एंटिटी के साथ हमारी कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के बेस पे कंपनी आउटसाइडर्स की तरफ बाइंडेड होगी, बिकॉज रिटर्न अग्रीमेंट है। लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ जब कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसकी तरफ मेरी कंपनी का क्या बाइंडिंग इफेक्ट होगा। जैसे लोन्स में अपन देख रहे थे अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग, तो थर्ड पार्टी से किसी ने भी मेरी कंपनी के नाम से अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग कर लिया, तो मैं थोड़ी ना लायबल हूंगा, मेरा उस आउटसाइडर के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ, तो फिर वो आउटसाइडर की तरफ मेरा बाइंडिंग इफेक्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अग्री किया मुझे पूरा करना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो एकदम कॉमन सेंस वाली कंडीशन हो गई। क्लियर। तो चार पॉसिबिलिटीज जो थी वो हमने देख ली कि बाइंडिंग इफेक्ट किस चीज का किसके ऊपर कितना होगा, मेंबर्स कितने बाइंडेड है बाय द मेमोरेंडम टुवर्ड्स द कंपनी, कंपनी कितनी बाइंडेड है टुवर्ड्स द मेंबर्स इन केस ऑफ देयर राइट्स। दो मेंबर्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट एक कॉमन एसोसिएशन का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं रूल्स दोनों को फॉलो करने पड़ेंगे, और वो जो डेकोरम है एक इंस्टीट्यूशन का वो मेंटेन करना पड़ेगा। और लास्ट, आउटसाइडर के साथ कंपनी का वैसे कोई लेना देना नहीं होता जब तक उनके साथ कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट में वो एंटर ना करे। 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब ये चारों पॉइंट्स आपको 1-1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन भी फिर उतने वेटेज के हिसाब से कर सकते हो कि हर पॉइंट 1 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेन करना है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, लीगल इफेक्ट में पूरा क्लियर समझ आया। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखना। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स करके बोला हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस वो पूछते हैं। अब ये इजी आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आने के चांसेस है। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में क्या कंपैरिजन आपको करना है वो यहाँ से एक बार आप पढ़ लो। पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो पॉइंट्स तो समझ आ ही जाएंगे, लेकिन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहना कि आ सकता है, और पास्ट एग्जाम में पूछा भी हुआ है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट। अब बीच में जो अपने डॉक्ट्राइन वाले पॉइंट बाकी थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला डॉक्ट्राइन बोला था कि आपको पढ़ना उसको पहले चाहिए, पेज नंबर 50 पे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले में हम देख रहे थे किसको किससे बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट टू द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर बोलता है मुझे पता नहीं था ये रूल्स है आपकी कंपनी के, वो रूल्स हैं, तो कंपनी बोलेगी हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में सारी बातें क्लियर लिखी है। अब जब लिख दिए तो आपको पढ़ के फिर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। हम आपको बैठ के वो पढ़ाने नहीं रख जाएंगे कि भाई मेमोरेंडम पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, सुन लो, हम बोल के सुना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपको खुद ही पढ़ना है। बिना पढ़े आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फिर आप डिससैटिस्फाइड हो, तो प्रॉब्लम आपकी है, गलती आपकी। आ गया समझ में। तो ये हमने बात देखी थी। अब इसकी लैंग्वेज भी एक बार देख लेते हैं। The memorandum and articles when registered becomes public document, ये मैंने आपको बोला, can be inspected by anyone on payment of a nominal fees. Therefore, every person who contemplates entering into a contract with a company has the means of ascertaining and is consequently presumed to know not only the exact powers of the company but also to the extent to which these powers have been delegated to all the directors and any of the limitations. मतलब आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के सारी चीजें समझ सकते हो, हर चीज आर्टिकल्स में लिखी होती है। तो कोई भी कंपनी जो आपके यहाँ डील कर रही है तो बैक ऑफ द माइंड वो प्रिज्यूम करके चल रही है कि आपने ये सब पढ़ लिया होगा और आप हमारी कंपनी के सिस्टम के बारे में ऑलरेडी अवेयर हो। समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है उसका असेसमेंट, ड्यू डिलिजेंस जो भी है वो सब आप ही को करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव a constructive notice of the contents of its memorandum and articles. He is regarded not only as having read those documents but also as having understood them according to their proper meaning. तो आपने सब सोच समझ के किया होगा, ऐसा assumption कंपनी लेके चल सकती है। बाकी आगे वही सारी चीजें क्लियर की कि अगर आपने अदरवाइज कुछ काम किया तो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो केस लॉ के फॉर्म में दिया है, वो अपने घर पे भी रीड कर लेंगे, कवर हो जाएगा।
ये वही चीज़ हर पॉइंट में उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके रिपीट किए, तो कंसेप्ट वहाँ पे उसका कंप्लीट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला देख लेते हैं, सॉरी इंडोर मैनेजमेंट वाला डॉक्ट्राइन देख लेते हैं, पेज 48 पे। यहाँ उल्टा होगा ना, दिस प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैटर्स जो नहीं पता चल सकते थे, अगर उनकी वजह से कुछ नुकसान आउटसाइडर का हो रहा है, तो वो इस इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन का बेनिफिट ले सकता है और उसके बेस पे अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये पावर उसे मिलेगा। According to this doctrine, as laid down in the given case, person dealing with the company having satisfied themselves that the proposed transaction is not in its nature inconsistent with the memorandum or articles are not bound to inquire the regularity of any internal proceedings। भाई मैंने मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ लिया, उसमें जो समझ में आया उसके बेस पे डील किया। अब बाकी इंटरनली आपकी कंपनी में क्या चल रहा है वो जानने के लिए मेरे पास सोर्सेज भी नहीं है और मैं जानने के लिए लायबल भी नहीं हूँ। आप बाद में ये नहीं बोल सकते आपको पता होना चाहिए, तभी इंटरनल मैटर्स मुझे नहीं पता होंगे, वो ऑब्वियस है, तो ये चीज के लिए आप मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं डाल सकते हो, मिस्टेक कंपनी की मानी जाएगी, यही बोला। इन अदर वर्ड्स, व्हाइल पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी आर प्रिज्यूम्ड टू नो द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम that the provisions of articles have been observed by the officers of the company. It is not a part of the duty of an outsider to see that the company carries out its own internal regulation। सेम चीज वापस समझा दी, इन अदर वर्ड्स करके थोड़ा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया। अब सेक्शन के फॉर्म में भी वही बात बोली है, ये अब आप रीड आउट करोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरेक्टर्स नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन। देखें इसमें क्या है, अभी केस का कुछ रेफरेंस ही है। अलॉटमेंट एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स मेड बाय द डायरेक्टर्स हु कंटिन्यूड टू एक्ट इवन आफ्टर दे वर डिस्क्वालिफाइड बट वर नॉट अवेयर ऑफ इट वर सेव्ड बाय सेक्शन 176। वही जो ऊपर एक्सप्लेन कर रहे थे, कहने का मतलब यही है कि डायरेक्टर को आपने अपॉइंट कर दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं, फॉर एनी रीजन वो डिस्क्वालीफाई हो गए, बट वो खुद भी अवेयर नहीं थे कि डिस्क्वालिफिकेशन उन पे आ चुका है और वो अपने एक्ट किए जा रहे हैं ड्यू कोर्स में, जो उनका ऑर्डिनरी काम है वो किए जा रहे हैं। अब जब तक उनको ये बारे में पता ही नहीं चला है तब तक उन्होंने जो भी एक्शन ले लिया वो सारे एक्शन वैलिड है। हाँ, उनको एक बार अवेयरनेस आ गई कि यार हम तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद कोई एक्टिविटी अगर वो करते हैं तो वो डिसीजंस का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन तब तक या जब तक उनको पता नहीं था तब तक उन्होंने ऑर्डिनरी कोर्स में जो भी एक्शन लिया वो सारे एक्शंस वैलिड रहेंगे और बाद में उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ऊपर जो सेक्शन 176 अपन ने अभी नहीं डिस्कस किया वो थियरी में यही बोल रहा है और उसी का ये केस के फॉर्म में एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, कि जो भी अलॉटमेंट्स हुए, जो भी शेयर फोर फीचर हुए, डायरेक्टर्स ने उसकी परमिशन दी, उस पर एक्ट किया और तब उनको ये पता नहीं था कि एक्चुअली में वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो तो अपना काम ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहे थे, तो वो एक्शंस जस्टिफाइड है, चेंज नहीं होंगे। लेकिन अब जब डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल चुका है, अब आगे से और कोई डिसीजन वो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते भी है अब वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, where this section does not save the situation, the company may in general meeting ratify allotment of shares even if made by de facto directors with malified intention। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि रेटिफिकेशन का ऑप्शन फिर भी रहेगा अगर डायरेक्टर्स ने कोई मैलिफाइड इंटेंशन जो है वो शो किया और गलत इंटेंशन से किसी इन्वेस्टर का नुकसान करने की कोशिश की है, बाकी इन्वेस्टर्स उन गलतियों को रेटिफाई करके जेन्युइन इन्वेस्टर को रिलीफ दे सकते हैं, तो रिलीफ देने का काम जो है वो पॉसिबल है। An outsider is entitled to act on a certified copy of the resolution of the board of directors delegating the powers of borrowing money to the MD subject to the limitation mentioned therein। ये तो implied था, सब बोर्ड के मेंबर्स ने रिजोल्यूशन पास करके किसी एक मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर दिया हुआ है कि भाई हम सबके बिहाफ पे ये बोरोइंग डिसीजंस ले सकते हैं, और आपने वो रिजोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद आपने वो MD के कहने पे कंपनी को पैसे दिए, तो इस सिचुएशन में आपने तो फेयर काम ही किया है ना, इसमें अब आपकी क्या गलती है अगर बाद में वो कुछ और बोलते हैं तो वो उनका इंटरनल मैटर है, मनी लेंडर को यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होगा, ये क्लैरिफाई हो गया। तो ये भी एक केस का डिसीजन। एक्सेप्शंस पे चलते हैं, ये एक पूरा आंसर है, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हेड पॉइंट से पता चल जाएगा, आंसर इतना टफ नहीं है लेकिन आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक्सेप्शंस में क्या बोला, सबसे पहले वेयर द आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी। एज एन आउटसाइडर आपको ऑलरेडी पता था कि कंपनी में क्या इरेगुलरिटीज चल रही है, तो भी आपने कंपनी के साथ डील किया, फिर जब आपका नुकसान हुआ ना तो आपने बोला नहीं, इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन तो मुझे बेनिफिट देता है कि मैं कंपनी के अगेंस्ट क्लेम कर सकूं बिकॉज ये मैटर इंटरनल था। बट अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपको मैटर की नॉलेज थी तो फिर कोर्ट भी बोलेगा ना कि जब पता था कि वहां पे ऐसा प्रॉब्लम है फिर भी आपने इन्वेस्ट किया, अननेसेसरी अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ाई, और अब प्रॉब्लम बढ़ाने के बाद हमारे पास आ गए कि बोले इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन का बेनिफिट दो, तो जब मालूम था तो करना ही नहीं चाहिए था ये एक्टिविटी, आप ट्रांजेक्शन ही नहीं करते। तो इस सिचुएशन में व्हेन यू आर ऑलरेडी अवेयर, आप इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ये सब चीजें सब्जेक्ट टू है कि वहाँ पे NCLT में कोर्ट में क्या प्रूव होता है, तो आप ऑलरेडी अवेयर थे नहीं थे ये सब साबित होगा, उस बेस पे ये पॉइंट यूज होगा। वैसे नेक्स्ट पॉइंट में नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स,
आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की खुद कोई नॉलेज ही नहीं थी, मतलब आपने पढ़ा नहीं था, और फिर आप कंपनी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो और इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मांग रहे हो, तो कोर्ट आपको बोलेगा आपने अपना काम ठीक से किया, आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ा? बोले नहीं। जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप उनकी गलतियां क्यों निकाल रहे हो? आपने खुद ने भी तो अपना काम ठीक से नहीं किया ना। तो पहले आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो, उसके बाद दूसरों से एक्सपेक्ट करो कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। तो क्योंकि आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं पढ़ा है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, अब आप एक्सक्यूज नहीं निकाल सकते कि नहीं इंडोर मैनेजमेंट का इशू है, ये चीज हम डिनाई कर रहे हैं, वैसा हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है फॉर्जरी वाला। फॉर्जरी का मतलब फ्रॉड हो गया, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया। अब फॉर्जरी वाले केस में तो ऐसा है कि कंपनी की तरफ से कोई कंसेंट वाली बात ही नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन वैसी हो गई कि किसी थर्ड पर्सन ने कंपनी का नाम यूज करके आपके साथ कोई डील या कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो उस सिचुएशन में कंपनी के मैनेजमेंट को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, दे वर टोटली अनअवेयर। और ये अनअवेयर वाली सिचुएशन में कंपनी ये बोलेगी कि भाई कंसेंट की तो कोई बात ही नहीं है कि हमने किसी को बोला हो कि आप कोई ट्रांजेक्शन करो। जो पर्सन आपके सामने आया है ना, थर्ड पार्टी जो भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ना हमारा एम्प्लॉय है, ना हम उसको जानते हैं, ना हमने उसको कोई कंसेंट दिया, किसी ने हमारा नाम यूज करके आपके साथ फ्रॉड किया है, और वो हमारा डायरेक्टर नहीं है। ये वो सिचुएशन नहीं है कंपनी के डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग कर लिया। ये वो सिचुएशन है कि जो बंदा मेरी कंपनी से एसोसिएटेड ही नहीं है, उसने मेरे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आपके साथ डील कर ली, आपने भी डील आगे बढ़ा दी और आपने वेरीफाई नहीं किया कि ये एक्चुअल में मेरा एम्प्लॉय है या नहीं। तो यहाँ तो कोई कंसेंट की बात ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं किसने हमारे नाम से आपके साथ डील किया। क्लियर? और बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे इश्यूज आते हैं कितनी बार कि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो बड़े ब्रांड नेम का यूज करते हैं। बीच में ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफी आते थे, ये पेटीएम के नाम से ही बहुत आया था कोविड के टाइम पे 2021 में। केवाईसी अपडेट करने का लिंक भेजते हैं आपको, बोले पेटीएम के नाम से मैसेज आएगा, बोले केवाईसी अपडेट करने का लिंक भेज रहे हैं, ये लिंक पे क्लिक करो, आपका केवाईसी बाकी है। तो उसमें बोले आपका आधार कार्ड का डिटेल दे दो, ओटीपी आएगा, ओटीपी बता दो। कितनी बार वो टेलीकॉलर्स फोन भी करते थे कि बोले आपको एक ओटीपी आएगा, इमीडिएट इन्फॉर्म करो। तो आपने बता दिया ना उनको, तो फिर गया, अकाउंट हैक हो जाएगा, पैसे वैसे निकल जाएंगे। और काफी लोगों के साथ ये फ्रॉड हो गया था और ट्रैप में फंस भी गए, बिकॉज हर किसी को नहीं आइडिया होता है क्या है। इतना प्रॉपर मैसेज बना के भेजा है, वो लिंक वाला यूआरएल डाल दिया, किसी को लगा जेन्युइन होगा, क्लिक कर दिया, फोन आ गया, पेटीएम से बोल रहे हैं ओटीपी आएगा, आपका केवाईसी अपडेट करना है, आपने करवा दिया। अब ये चीज की वजह से जो फ्रॉड्स हुए, नाम पेटीएम का खराब होने लगा, और सोशल मीडिया में, ट्विटर पे और सब जगह बहुत ट्रेंडिंग हो गया था कि भाई पेटीएम के नाम से फ्रॉड हो रहे हैं। तो पेटीएम को डिक्लेरेशन देना पड़ा कि भाई हम कभी भी केवाईसी के लिए आपको ना कोई लिंक भेज रहे हैं, ना हमारा कोई एम्प्लॉय आपको फोन करता है। तो अगर आपको कोई फोन करके बोल रहे हैं हम पेटीएम से बोल रहे हैं, तो हम कोई कॉल करवाते नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं। फिर उन्होंने ये किया कि आप पेटीएम का ऐप ओपन करोगे ना, तो उस पर स्टार्टिंग में वो जो मैसेजेस जो वो लोग भेजते थे, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स और उस पर फेक और फ्रॉड ऐसे करके आता था ऐप स्टार्ट करते टाइम। तो वो मैसेज पास ऑन कर रहे थे कि भाई ऐसा कोई भी मैसेज या कॉल आपको आता है केवाईसी वाला, वो फ्रॉड है और आप उस पर रिस्पॉन्ड मत करना, फिर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो तो हम लायबल नहीं है। फिर कोई हमारा नाम यूज करके फ्रॉड कर रहा है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं। तो जो फ्रॉड कर रहा है उससे पेटीएम का कोई लेना देना ही नहीं, फॉर्जरी वाला केस है। तो इस सिचुएशन में लायबिलिटी वो कंपनी लेगी क्या? अगर आपके पैसे बैंक अकाउंट में से ऐसे हैक हो गए और किसी ने पेटीएम के नाम से फोन किया, तो आप पेटीएम से क्लेम करोगे तो पैसा देंगे? बोले ऐसे तो हर कोई आके हमसे क्लेम मांगेगा, फ्रॉड कोई और कर रहा है, क्या पता आप ही दो पार्टी मिलकर एक दूसरे का फ्रॉड करके दिखा रहे हो और हमसे पैसे लेके चले जाओ। तो ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फॉर्जरी वाले केस में इंडोर मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है वो ट्रांजेक्शन। आया समझ में? तो इसलिए फॉर्जरी वाला पॉइंट ऐसे बोला हुआ है। आप इसकी लैंग्वेज एक बार रीड कर लो, देखो रिलेट हो रहा है क्या बोल रहे। स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स जो बोले ना बॉक्स के ऊपर, उतना भी पढ़ लोगे तो रिलेट हो जाएगा। देख लो एक बार। बोलो, पता चला फॉर्जरी वाले में? तो बोला फ्री कंसेंट की बात नहीं, या तो कोई कंसेंट ही नहीं है, थर्ड पार्टी जो फ्रॉड कर रही है कंपनी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना। कोई पॉइंट में डाउट, लैंग्वेज में कुछ नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग नेग्लिजेंस। वही बात हो गई ना, आप खुद नेग्लिजेंट हो, जैसे ऊपर बोला कि मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, आर्टिकल्स नहीं पढ़े, तो आपकी तरफ से भी आपने कोई ड्यू डिलिजेंस या कोई एफर्ट किया नहीं है पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो आप ही नेग्लिजेंट हो, आप दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हो? वो पॉइंट हो गया। तो इन जनरल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कोई डॉक्ट्राइन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। 5th पॉइंट में वो भी सिमिलर हो गया। इट डज नॉट अप्लाई वेयर द क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी। मतलब जो मेरी कंपनी का एजेंट बन के आपसे बात कर रहा है वो मेरा एजेंट है ही नहीं, तो एजेंसी का रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता।
तो मैं आपको कैसे डॉक्ट्राइन का बेनिफिट दे सकता हूँ, ये वो बात हो गई। तो सिमिलर जो अपन पीछे बात कर रहे थे उसी फ्लो में है ही। और लास्ट में, दिस डॉक्ट्राइन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल वेयर अ प्री कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ कंपनी इटसेल्फ कैन एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर पावर। प्री कंडीशन का मतलब जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन या ऐसा कुछ हो सकता है कि कंपनी ये डिसीजन ले सके, उससे पहले खुद कंपनी को भी कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और ये चीज़ उनके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में क्लियर होगी। तो आप जब उनके साथ ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो रिजोल्यूशन पास किए बिना ही एक्शन ले रहे हैं, तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए था कि ये एक्शन उनके पावर में है ही नहीं। जब डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि रिजोल्यूशन पास करना है मेंबर्स का, तो मेंबर्स रिजोल्यूशन पास किए बिना वो एक्शन ले रहे हैं और आप भी उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये तो आपका नेग्लिजेंसी हो गया ना एक तरीके से, कि आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो भी होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं, ये क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस पूरे पता चल गए। तो ये पूरा आंसर है, पूछा है पास पेपर्स में भी, वापस रिपीट हो सकता है। बीच में जो केस लॉस दे रखे हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप उनको एज एन एग्जाम्पल अगर नीडेड है तो यूज कर सकते हो, बाकी आप थियोरेटिकली एक्सप्लेन करो तो भी चलेगा। चलो, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट है, और कुछ बाकी था इसमें? चलो, चैप्टर 3 का पार्ट 1 तो अपना खत्म हो गया।